गुड मॉर्निंग आई लव यू क्लास 9th CBSE बोर्ड। देखिए हम लोग पढ़े थे हिंदी में गद्य खंड, पहला चैप्टर जिसमें हो गया था। आज पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन इनकी एक रचना है लहासा की ओर। लहासा ये एक यात्रा विवरण है, यात्रा वृतांत है, इसी को अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं राहुल संकृत्यायन इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे। राहुल संकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी गांव का नाम पंदाहा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। उनका पैतृक गांव कैनेला था। ये ननिहाल में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जो गांव था वो कहाँ था? कैनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनका असली नाम बचपन का कहें तो केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। काशी से आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में वो श्रीलंका गए और वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यानी इनको कई भाषाएं ये जानते थे। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। 1963 में उनका देहांत हो गया, अर्थात वो एक्सपायर कर गए। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इतना ही नहीं, अनेक ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा ये 6 भागों में है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, उल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अत्यंतम सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। विभिन्न स्थानों अर्थात जहाँ जहाँ वो घूमते थे वहाँ की भौगोलिक वर्णन तो करते ही थे। इसके अलावा वहाँ की जनजीवन, लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में भी बताया करते हैं। देखिए लहासा क्या है, लहासा की ओर, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये जो अंश दिया गया है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते से की थी। यानी वो तिब्बत गए थे जब पहली बार, तब का उसमें का ये एक छोटा सा अंश है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना भेष बदल लिए, भिखमंगे बन गए और उन्होंने यह यात्रा प्रारंभ की। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा,
तिब्बत की राजधानी का नाम है। ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, ल्हासा की ओर। तो आप लोग एक चीज़ और जान गए आज, तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा। उन्होंने बताया कि वहाँ उसकी ओर जाने पर वहाँ दुर्गम रास्तों का वर्णन इन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए पढ़ते हैं पाठ, चैप्टर ल्हासा की ओर। देखिए, नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिपोर का रास्ता नहीं खुला था। या ये कहें कि हिंदुस्तानियों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिपोर का रास्ता जब नहीं खुला था, जब ये वाला रास्ता फरी कलिपोर का रास्ता नहीं खुला था, तब एक ही रास्ता था तिब्बत जाने का, और वह था नेपाल। नेपाल के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा जा सकता था। यह तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। क्या नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से की वस्तुएं भी नेपाल के रास्ते ही तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यह सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं था, यह सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी, जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी या चीनी सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। क्या करें, कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। ये क्या करें कि आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी आजकल बहुत सी जो चौकियां थी वह गिर चुकी थी। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग जो थे, किले जो थे वो गिर चुके थे। उन्हें किसी भाग में कहीं किसानों ने अपना बसेरा है, यानी किसान लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया और वही लोग रह रहे थे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़, यानी कुछ कुछ घर भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला का था, ऐसा ही दृश्य एक चीनी किला का था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक क्या कह रहे हैं कि एक चीनी किला था और हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे, यानी चाय पीने गए एक किले में। फिर क्या हुआ आगे देखिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। कहीं भी आप जाएंगे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, कुछ, और यात्रा में तो तकलीफ़ें कहीं ना कहीं होती ही हैं। कुछ आराम की, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ पर जैसे अपने यहाँ जाति पाति का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। वहाँ छुआछूत, जात पात, पर्दा प्रथा, ऐसी कुप्रथा, ऐसी कोई भी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। सब बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। क्या कह रहे हैं, लोग अपने घरों को खुला रखते हैं वहाँ पर। और बहुत से वो निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, इसलिए इतना वो खुला रखते हैं। निम्न श्रेणी यानी बहुत छोटी या गिरे हुए श्रेणी के जो भिखमंगे होते हैं उनको वो घर के अंदर नहीं जाने देते, अन्यथा चाहे जो चला जाए, हमेशा उनके घर खुले हुए होते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। चाहे आप एकदम अपरिचित हों, यहाँ की बहुएं या उनकी सास यात्रियों को
चाहे अपरिचित भी हों, चाय बनाकर दे देती हैं, चाय बनाकर दे देती हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोरडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको दे देंगी। कह रहे कि यहाँ के लोग खुले विचारों के होते हैं, खुले विचारों के होते हैं। आप चाय बनाने के लिए दे दीजिए, वो तुरंत बिना संदेह किए हुए चाय बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा, देखिए आगे, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। तो आप खुद चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है, अच्छी तरह से मिल जाएगी। देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी वहां से चाय वाय पीकर जब लेखक आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है? राहदारी मांगने वाले व्यक्ति दोनों चीटें दे दी, दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे थे। थोडला स्थान का नाम है। थोडला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। कह रहे हैं कि जब हम लोग 5 साल बाद इस रास्ते से फिर लौटे तो हम लोग भिखमंगे नहीं बने हुए थे, बल्कि एक अच्छे बढ़िया वेश में, एक अच्छे यात्री, सभ्य यात्री बनकर हम लोग अच्छी वेशभूषा में घोड़ों पर सवार होकर लौटे थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। गांव का एक जो सबसे गरीब झोपड़ा था उसमें हम लोग ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। कह रहा है कि खासकर शाम के वक्त ठंड पीकर बहुत कम होश आवाज दुरुस्त रखते हैं। उस झोपड़े में हमें इस प्रकार रात बितानी पड़ी। अब हमें सबसे निकट डांडा थोडला पार करना था। लेखक को सबसे निकट डांडा रास्ता था थोडला पार करना। क्या था? थोडला पार करना। डांडा क्या होता है? एक ऊंची जमीन या पर्वतीय श्रेणी, ऊंची जमीन या पर्वतीय श्रेणी जिसे पार करना होता है। वही कह रहे थे, एक हमें डांडा पार करना था, एक ऊंची पर्वतीय श्रेणी पार करनी थी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ये ऊंची पर्वतीय श्रेणियाँ जो हैं ये तिब्बत में बहुत खतरा है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं देते हैं। इतनी फीट ऊंचाई है, 16-17 हज़ार फीट। और इसके मील तक, दूर मीलों तक, कोसों तक देखते हैं तो कहीं कोई गांव दिखाई या नज़र नहीं आता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। नदियों के मोड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक हम ये आदमी को वहाँ पर देख नहीं सकते हैं। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। कहा जाए तो डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा मिल सकती है। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए, फिर ऐसे निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए, सुनसान जगहों पर मरे हुए आदमी के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई परवाह करने वाला भी नहीं है। वही कह रहे हैं, अगर कोई किसी की यहाँ हत्या हो जाए तो पुलिस या कोई खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है।
वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। यह डाकू के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के माल को खोजते हैं। कह सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। कह सरकार वहाँ पर खुफिया विभाग या पुलिस के लिए उतना खर्च नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर कोई गवाह भी मिलने वाला नहीं है। सुनसान एकांत में कहाँ कौन बैठा रहेगा। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, उधर डाकू लोग क्या करते हैं, पहले आदमियों को मारते हैं, उसके बाद उनका सामान लूट लेते हैं। उसके बाद उनका सारा सामान लूट लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार न रखने का मतलब कोई कानून यहाँ कोई पालन नहीं करता, न होने के कारण यहाँ पर लाठियों की तरह लोग अपने अपने पास हथियार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, बंदूक लिए फिरते हैं, जैसे हाथ में लाठी लेके घूम रहे हों। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद से उन्हें अपने प्राणों का खतरा है। डाकू अगर जान से ना मारे तो भी खुद उसे अपने प्राणों का खतरा हो जाएगा, इसलिए वह जान से मारते जरूर हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया है। वहीं गांव में हमें पता चला कि पिछले साल थोडला के पास खून हो गया है। थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। कह रहे हम लोग खून की परवाह उतना नहीं करने वाले थे। हम लोग समझ रहे, जानते थे हम लोग भिखमंगे, हमारे पास क्या होगा। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल देते। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते और वहीं पर हम लोग टोपी उतार कर जीभ निकाल लेते। कुची कुची यानी दया दया करते। कुची कुची वहाँ तिब्बती भाषा में कुची कुची 1 पैसा यानी दया करके कहते कि 1 पैसा दे दो, कहते भीख मांगने लगते थे, यानी भीख मांगे बने हुए थे ना ये लोग। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, यानी अगला पड़ाव जो पड़ता है या अगला जो गांव मिलता है, अगले जो रहने का स्थान मिलता, यानी ठहरने का जो स्थान मिलता, वो 16-17 मील दूर कम से कम था। मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े ले लेते हैं। क्या कहा अपने मित्र से कि यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े ले लेते हैं और सामान भी रख लेंगे और चढ़ते हुए चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। चल दिए, आगे बढ़ दिए, थोंडला से आगे बढ़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। डांडा अभी बताया था पर्वतीय श्रेणी, उस पर चढ़ने से पहले हम लोगों ने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। और दोपहर के वक्त पर्वतीय श्रेणी के ऊपर हम लोग जा पहुँचे, पर्वत के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। कह रहे हम समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट ऊंचे आ खड़े थे, पर्वत श्रेणी डांडे पर पहुंच गए थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सौ शिखर चले गए थे। कह हम लोगों ने दक्षिण की तरफ देखा कि पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां शिखर चले गए हैं। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी पर्वतों के देवताओं का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था।
अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। अब हमें अपनी धीरे धीरे क्या करना था, बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। कह रहे चढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतराई बहुत आसान थी। उतरने में कोई समस्या नहीं हुई। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई थकावट कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया। धीरे धीरे उसका घोड़ा पिछड़ गया, लेखक का घोड़ा पिछड़ गया और मैं दोनती किस्तों की तरह अपने घोड़े को झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनों किस्तों की तरह अपना घोड़े पे झूमता हुआ चला आ रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, इतना धीमे चल रहा था। पता नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते शुरू हो रहे थे, इधर जाएं या इधर फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर डेढ़ मील आगे चला। बाएं का रास्ता मैंने पकड़ा और लगभग डेढ़ मील, 1 मील और आधा मील तक लगभग गया आगे। देखिए आगे घर में पूछने से पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। आगे मैं गया, 1.5 मील लगभग आगे गया तो वहाँ एक घर मिला और मैंने पूछा कि लंगकोर का रास्ता किधर है। तो तब मुझे पता चला कि वह तो दायां वाला था। मैं तो बायां मुड़ गया। कहा कि वह दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। फिर मैं 1.5 मील लौटकर वापस आया और फिर दाहिने वाला मार्ग पकड़ा। चार 5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर दूरी पर था। लगभग 1 मील दूर गांव से पहुंचा था 4-5 बजे तक। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। जब मैं पहुंचा तो मेरे मित्र सुमति वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोलों, वहां लोग मंगोल जो पाए जाते हैं, उनका मुंह वैसे भी लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में था। सुमति, उसका मित्र, कह रहा है कि अब वह पूरे गुस्से में और लाल हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। यानी तुम्हारे इंतजार में 2 टोकरी कंडे में सुलगा डाला। 3-3 बार चाय को गर्म कर डाला, पर तुम्हारी अता पता नहीं थी। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। मैंने बहुत नरमी आराम से जवाब दिया कि मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है? क्या इसमें मेरा कोई कसूर नहीं? देख रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है, जो बहुत धीरे धीरे चलता है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। सुमति कहा, यानी उनके मित्र कहा, जितनी जल्दी उसको गुस्सा आता उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान, यानी ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाले व्यक्ति यजमान मिले थे। चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। सत्तू जानते ही हैं, सतुआ, भुना हुआ चना आदि खाए। थुक्पा क्या होता है? एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ भी होता है। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा भी खाए। अब हम तीनगरी के विशाल मैदान में थी, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर के एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। टापू यानी पानी में जमीन का उभरा हुआ भाग।
उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उसी पहाड़ी का नाम क्या था? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। आसपास में के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के डंडे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। समाधि गिरी। गंडा एक प्रकार का कपड़ा है जिसको मंत्र फूंक कर बनाया गया था। मंत्र बनाया गया साठगांठ युक्त वाला एक कपड़ा था जो ये अपने जजमानों को सुमति बांटा करते थे। वही कहा कि अपने गांव में एक जगह पर गांव में ठहरना हो उसी में भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुँच कर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। क्या ढूंढने की? भरिया यानी भारवाहक कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा हुआ था। सवेरे चल दिए, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी पड़ती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी मस्तक धूप से एकदम जल रहा है। और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। और पीछे का कंधा क्या है? बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सीकर बिहार चलने के लिए कहा। सीकर बिहार चलने के लिए उस आदमी सुमति ने एक आदमी से मिलने के लिए सीकर बिहार चलने के लिए बहाना मारा। चलो चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर बेगार मिल जाए। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। जो जागीर के आदमियों के लिए राजस्व कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध के कुछ वचनों का अनुवाद हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं। पोथी यानी छोटी पुस्तक कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं पुस्तकों को पढ़ने लगा, उसके भीतर खो गया। इसलिए मैंने सुमति को जाने के लिए कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, मैं पुस्तक इन किताबों को पढ़ता हूँ। दूसरे दिन वहाँ गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर आगे चल पड़े। भिक्षु वहाँ जजमान सुमति का एक समझ लीजिए, उसी से आज्ञा लेकर आगे चल पड़े। इस प्रकार वो धीरे धीरे करके लहासा पहुंच गए। तो ये था तिब्बत की यात्रा या लहासा की ओर जाने के लिए। तिब्बत बहुत पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं। पहले इतने सरल मार्ग नहीं बने हुए थे, तो व्यक्ति को नेपाल के रास्ते जाया करते थे और वो भी भारत के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए ये भिखमंगे बनकर अपने एक मित्र सुमति के साथ वहाँ पर गए थे, बहाना बना के, भिखारी का वेश धारण करके।
तो ये समाप्त हो गया आपका चैप्टर, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर कॉपी में, नोट्स बुक में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। ओके।